जय हिंद विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोग जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होती है उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होगा बहुपद एवं गुणनखंड, उसको पढ़ेंगे। तो बहुपद एवं गुणनखंड में सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद क्या होता है और फिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और फिर उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के कुछ विधियां हैं जिसको इसमें पढ़ना है। तो हम लोग जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल बहुपद एंड फैक्टर गुणनखंड। ये पढ़ना हम लोग को पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स गुणनखंड। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। देखिए, जो भी बीजीय व्यंजक होता है उसको हम बहुपद कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, दोनों कंबाइंड फॉर्म में हो। तो जैसे यक्स है, आप +2 कर लिया जाए, x+3 कर लिया जाए, x+a कर लिया जाए। अब ये सभी जो है बीजीय व्यंजक है। अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद भी हो सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर और अचर को कंबाइंड फॉर्म में लिखे हों, सम्मिलित रूप से लिखा जाए। अब कंबाइन करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, जिससे प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है, ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो वेरिएबल सामान्यतः कहते हैं जो जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर, उनको सामान्यतः हम वेरिएबल मानते हैं। और कैपिटल लेटर जो है कांस्टेंट होता है। लेकिन कई बार जैसे इस कंडीशन में यक्स और ए है, तो यह यक्स में वेरिएबल होगा तो ए कांस्टेंट माना जाएगा, और ए में वेरिएबल होगा तो यक्स कांस्टेंट माना जाएगा। कई बार दोनों जो वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो है कॉम्बिनेशन में एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी, इस तरह का यह या तो यह वेरिएबल लेते हैं या तो यह वेरिएबल लेते हैं। अर्थात सामान्यतः जो भी रहेगा जैसे एल एम एन पी क्यू आर, इस फॉर्म में ये वेरिएबल सामान्यतः यूज होता है, जो किताबों में आपको वर्णन होगा। जबकि डिफिनीशन तो ये कहता है वेरिएबल का कि जो भी स्मॉल लेटर हैं अल्फ़ाबेट के, वो सब वेरिएबल होते हैं। और जो काउंटेबल होते हैं, जिसको जैसे 2 है 3 है, जो निश्चित होता है, अचर राशियाँ होती हैं, उसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। यह बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसमें कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल होता है इसका जो पावर होता है, घात होता है, ठीक है, इस पावर का होना क्या चाहिए, W मीन्स होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 और n, 0 और n को पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब सवाल बनता है कि 0 और n को पूर्ण संख्या, n क्या होता है, यह नेचुरल नंबर होता है, यह नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जो हम सबसे पहले काउंटिंग सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ से काउंटिंग गिनती हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो गिनने के काम आता है, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब ये सब सीख लेते हैं तो जब 10 आता है 10, तो इसमें 1 और 0, ये जो 0 है
यह जीरो जब इन सभी संख्याओं से पहले जुड़ जाता है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6, तो इसको जो है होल नंबर बोलते हैं। और ये क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो यह एक सेट है, एक समुच्चय है जिसमें जीरो और नेचुरल नंबर लिखा गया है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 जो काउंटेबल होता है, तो जिसको गिना जा रहा है या सबसे पहले इसी को हम गिनते हैं। तो याद रखिए, जो सबसे पहले जब आपको जब संख्याओं के बारे में बताया गया था, सबसे पहले 1 के बारे में बताया गया, फिर 2 फिर 3 फिर 5, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, यानी इसको काउंट नहीं करें कितना होगा तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत। तो ये नेचुरल नंबर ही होता है, इसको हम काउंट करना सीखते हैं। उसके बाद जब उसमें जीरो पहले ऐड हो जाए तो वह होल नंबर हो जाता है। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं ए सेट ऑफ होल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा गया ए सेट ऑफ होल नंबर। तो ये जो लिखा गया होल नंबर है, लेकिन जब इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो W क्या बोलते हैं? ए सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सेट को कहते हैं समुच्चय। W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और ऐसे लिखा गया है तो केवल होल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा W को ए सेट ऑफ होल नंबर ही पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको डिफिनीशन बताया गया कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल यानी चर का घात होल नंबर है तो वह पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे x का घात क्या है? 1, यहाँ पे x का घात क्या हो जाएगा? 0। x टू द पावर 0 घातांक वाले में बताए थे x टू द पावर 0 1 होता है, तो x का घात 1 यहाँ x का घात 0, तो यहाँ वेरिएबल का घात 0 और 1 है, 0 और 1, और 0 और 1 क्या होता है? होल नंबर होता है, इसलिए यह एक बहुपद है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 1, यहाँ भी x का 0, यहाँ 1, यहाँ भी x का 0, ये तीनों क्या है? बहुपद, ठीक है। अब इसका जो है हम एक निश्चित आर्डर में लिख दें। जैसे a नॉट a टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 1 a1 x टू द पावर 0 हो जाएगा। फिर a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 a3 x टू द पावर 3, ऐसे an x टू द पावर n। तो यहाँ पे आप देखें तो a नॉट a1 a2 a3 an ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। और x टू द पावर 0 x टू द पावर 1 x स्क्वायर x क्यूब ऐसे x टू द पावर n ये सब वेरिएबल है। इसमें जो 0 1 2 3 4 जहाँ n, ठीक है, वेयर n क्या होगा? वेयर n इक्वल 8 होल नंबर, यह जो होल नंबर ही हो। अगर n पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे तो यह बहुपद नहीं होगा। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी चर हैं, उसका सभी का घात क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इसमें किसी एक का होल नंबर नहीं है। जैसे हम लिखें a x स्क्वायर प्लस b x टू द पावर 1/2 प्लस c, तो ये ये बहुपद नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x का घात 1/2 है और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। ये 2 भले ही है, यहाँ x का घात 0 होगा, ये भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 0 और 2 दोनों होल नंबर है, बट x टू द पावर 1/2 है, 1/2 जो है होल नंबर न होने की वजह से ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको ये बहुपद लिखा गया है। अब इसमें बहुपद को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया, यानी बहुपद का जो प्रकार बताया गया वो 2 प्रकार से बताया गया। एक जो है इसके पदों को गिनकर, ठीक है, और एक जो है उसके घात के आधार पे। तो घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार।
इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, और जो 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे वह पढ़ चुके होंगे इसको, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसमें जो एक तो पहले देखिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद रहेगा, हमें बहुपद नहीं छांटना है। एक प्रश्न होता है कि कुछ बीजीय व्यंजक दिए होते हैं, ठीक है, उसमें बहुपद छांटना होता है। तो उसके लिए बताएं, घात देखेंगे कि सभी जो वेरिएबल है उस सभी वेरिएबल्स के जो घात हैं वह होल नंबर है या नहीं है, पूर्ण संख्या है नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है, किसी एक का पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। अब इसमें कह रहा है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर बहुपद यानी बहुपद होगा उसका प्रकार बताना है। तो उसमें ये देखेंगे जो यक्ष का सबसे अधिक घात होगा, यानी सबसे बड़ी यक्ष का जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी वह बहुपद का घात होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या n है तो n घात का बहुपद होगा, ठीक है। अब लिखे हम 4x² - 3x + 7। इसमें यक्ष का घात 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ x घात 0 है। तो 0, 1, 2 में सबसे अधिक घात क्या है? 2 है। तो 2 है, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ये बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। अब मान लीजिए कि 4x - 5 है, तो यहाँ x घात 1, यहाँ x घात 0। सबसे अधिक क्या है? एक घात में बहुपद है, एक घातीय बहुपद। इसको समांतर रेखीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। इस समांतर जो है रेखीय बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद है, यह रेखीय बहुपद है। अब इसी तरह से अगर कोई 3 घात का ले लिया जाए, जैसे ax³ प्लस, या कुछ भी रख लिया जाए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो बहुपद है इसमें यक्ष यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। घातांक में अभी बताया, घातांक में बताया गया था किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 सब होल नंबर है। सबसे बड़ी होल नंबर क्या है जो यक्ष के घात के रूप में है? वो 3 है। और तो ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात। इसी तरह से अगर अधिकतम 4 है तो 4 घात का बहुपद होगा, चतुर्थ घात का बहुपद, 5 है तो पंचम घात का बहुपद होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे होता जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें हम लोग को त्रिघात बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जबकि यूपी बोर्ड में त्रिघात से भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल द्विघात पढ़ना होता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या? मूल बहुपद। द्विघात का व्यापक बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात का व्यापक बहुपद है, जहाँ a, b, c आर कांस्टेंट, और द्विघात होने के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये द्विघात हो सकता है, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये जनरल पॉलिनोमियल इसका है, ठीक है, द्विघात का। तो इसमें x का अधिकतम घात 2 है। अब ये तो घात के आधार पर हो गया। पदों के आधार पे बहुपद क्या होता है? तो इसमें देखेंगे कितने पद हैं। जैसे अब पद गिनना है तो आपको साइन गिनना पड़ेगा। साइन कौन कौन सा? गुणा और भाग का नहीं, गुणा या भाग का नहीं होना चाहिए, प्लस या माइनस का। तो आप देखिए इसमें एक चिन्ह यहाँ होगा प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तीनों प्लस है, यानी 3 साइन है, ठीक है। तो ये त्रिपदीय बहुपद होगा, 3 पद होगा, 1, 2, 3। अगर इसको हम गुणा में लिख दें, ax² गुणे bx गुणे c, इसमें एक ही चिन्ह है, इसलिए एक पदीय बहुपद होगा। तो एक पद है तो एक पदीय, यानी एक साइन है तो एक पदीय बहुपद। 2 साइन रहेगा, 2 चिन्ह होगा प्लस और माइनस का, ठीक है। तो द्विपदीय बहुपद। 3 रहेगा त्रिपदीय बहुपद। ये त्रिपदीय बहुपद भी है और द्विघात भी है, यानी त्रिपदीय द्विघात बहुपद है। अब केवल इसमें यह लिख दिया जाए bx प्लस c, तो bx प्लस c इसमें 2 ही साइन है, इसलिए यह द्विपद बहुपद होगा।
ठीक है। और यक्ष घात 1 है तो रेखीय होगा, द्विपद रेखीय बहुपद होगा। त्रिघातीय बहुपद जैसे यह है तो त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन पद कितने हैं, 1 2 3 4, जबकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें 3 ही पद है, देखिए त्रिघात है, त्रिघातीय बहुपद है और त्रिपदीय बहुपद भी है, अर्थात पदों की संख्या 3 है। तो काउंट करना होगा हमको क्या, साइन, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया, एक घात के आधार पे बहुपद के प्रकार और एक पदों के आधार पे बहुपद को डिवाइड किया गया, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं बोर्ड से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में तो ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग जानते हैं इन बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। ये तो पॉलिनोमियल था, अब बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गुणनखंड पहले जानते हैं होता क्या है। गुणन का मतलब गुणा के रूप में लिखना, खंड का मतलब अलग अलग खंडित करना। जैसे 4 है तो 4 को हम लिखे 2 गुणे 2, तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा। 8 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा। फिर 9 है 3 गुणे 3 12 है, तो 3 गुणे 4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ऐसा ही होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब ऐसे ही 18 है, देखो 2 गुणे 9, फिर 6 गुणे 3, ये सब खंड ए भी है, ये इसका एक्चुअल गुणनखंड नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, वास्तव में ये गुणनखंड होगा इसका 2 गुणे 3 गुणे 3। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका भी अभी खंड हो जाएगा। तो जो गुणनखंड तब माना जाता है सही जब अभाज्य संख्याएं, यानी गुणा के रूप में जो संख्या लिखी जाएगी वो अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं हैं तो गुणनखंड है। जैसे यह देखो 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 भी 3, 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये गुणनखंड के रूप में नहीं होता है, ये वास्तव में गुणनखंड ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 18 को ऐसी संख्याओं के रूप में, गुणा के रूप में लिखा जाएगा, यानी ऐसी संख्याओं को जिनको गुणा के रूप में लिखें जिनका कोई खंड ना हो। कोई खंड नहीं होने का मतलब यह अभाज्य संख्याएं हो। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। अब देखिए 9 जो है 9 से तो कटेगा ही, 1 से कटेगा, इसके अलावा 3 से कट जाएगा, ये 2 और 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 और 3 से भी कटेगा। लेकिन ये जो संख्या 2 और 3 गुणे 3, तो यह केवल स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसलिए ऐसी संख्याओं को अभाज्य कहेंगे। इसका गुणनखंड जैसे 12 का 3 गुणे 4 ना होगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 होगा, क्योंकि 4 2 से विभाजित होगा। ऐसे ही 8 जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, न कि 2 गुणे 4 होगा, ठीक है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब सवाल बनता है इसमें बीजगणित में कि जो बीजीय व्यंजक होगा अर्थात जो बहुपद होगा इसका हमको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे तो ये अचर संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं गुणनफल। 2 गुणे 2 बराबर 4, तो ये गुणनफल होता है। और जो गुणनफल को अलग अलग अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाए तो उसको गुणनखंड बोलते हैं। तो गुणनखंड समझ में आ गया आप लोगों को। अभी आपको क्या जानना है, हमको पॉलिनोमियल्स यानी जो बहुपद है। अब देखिए बहुपद में भी हमको क्या पढ़ना है, आपको बता दें, इसमें कंडीशनल है। कुछ प्रश्न तो 3 घात के मिलते हैं जो सूत्र के आधार पे, जो a प्लस बी होल का क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, या a प्लस बी प्लस सी होल का क्यूब, इस पे आधारित प्रश्न होते हैं जिसका खंड होता है। अदरवाइज ज़्यादातर प्रश्न जो है द्विघात बहुपद जो होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात का व्यापक बहुपद है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। तो ये इसी का हमको खंड करना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी और सी एनी कांस्टेंट, कुछ कोई भी अचर हो सकता है, और यहाँ जो साइन है ए भी कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर की जगह कोई भी वेरिएबल वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ कोई अचर राशि है तो यहाँ ए स्क्वायर भी हो सकता है। तो चर
वह चर ही होगा। इसलिए ऐसे हमको द्विघात बहुपद का गुणनखंड पढ़ना है। इसके लिए कुछ रूल भी दिए गए, जैसे मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को दो भागों में तोड़कर होगा, फिर सिद्धाचार के सूत्र से होगा, फिर वर्ग बनाकर होता है। इस तरह से वर्ग बनाने का मतलब कि उसमें फार्मूला यूज होता है a प्लस बी होल का वर्ग, a माइनस बी होल का वर्ग, ठीक है। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का उसका गुणनखंड करना। तो ऐसे तमाम द्विघात बहुपद मिलेंगे जिसका हमें खंड करना होगा, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लिए जाए। उससे पहले आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बता दिया जाए। जैसे हम 3 से भाग करें 9 में, तो 3 बार जाएगा, 3 का टेबल 3 बार पढ़ा जाए तो 9 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि इसका इसमें गुणा करें 3 गुणे 3। शेषफल प्रमेय क्या होता है कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो इसमें भाजक और भागफल में गुणा करके शेषफल जोड़ेंगे तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, तो ये भाज्य आ जाएगा। यही शेषफल प्रमेय होता है, ठीक है। जो आप पहले से भाग जानते हैं, इसका गुणा भी आप उत्तर चेक करते हैं कि इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़े जाए तो इतना आ जाना चाहिए। ये इसमें अगर शेषफल, ये शेष होता है, इसको बोलते हैं शेषफल। अगर शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है तो इसका गुणनखंड होगा। जैसे 0, इसमें प्लस 0 तो हट जाएगा, तो 3 गुणे 3 क्या होगा 9। देखो यहाँ 9 का फैक्टर किया गया था 3 × 3, तो 9 का गुणनफल जो है 3 गुणे 3 है, ठीक है। तो यह जो है इसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल नॉट इक्वल 0, शेषफल शून्य नहीं है, जैसे यहाँ पे 10 कर दिया जाए, 10, इसमें 3 से भाग दिया जाए तो 3 3 के 9, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 10, ये होगा। 10 का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, शेषफल शून्य नहीं होने का। इसका मतलब शेषफल प्रमेय की सहायता से जब हम करते हैं, यदि किसी संख्या में भाग किया जाए, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए। शेषफल प्रमेय से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। एक प्रश्न दिया है कि यदि y प्लस 3 व्यंजक 5y³ प्लस 5y² माइनस 6y माइनस 9 पूर्णतः विभाज्य है, तो यदि व्यंजक यह y प्लस 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसके दो तरीका है। एक तो पहले आपको इससे इसमें भाग करना पड़ेगा, पूर्णतः विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करना है। इससे इसमें भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये प्रश्न कह रहा है। शेषफल क्या होगा, तो पूर्णतः विभाज्य कब होगा, जब उसका शेषफल 0 होगा, लेकिन इसे भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये होगा, अभी बताए हैं कि यह इसका गुणनखंड होगा,
यह इसका विभाजित हो रहा है पूर्णतः, तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे चूंकि y प्लस इसका सॉल्यूशन लेंगे, y प्लस थ्री व्यंजक 5y³ प्लस 5y² माइनस 6y माइनस 9 व्यंजक यह y प्लस थ्री से पूर्णतः विभाजित है, तो शेषफल क्या आएगा 0, यानी y प्लस थ्री बराबर 0 कर लें तो y बराबर -3 और y का मान -3 इसमें रखा जाएगा, तो जो शेषफल प्राप्त हो जाएगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर y का मान -3 इसमें रखा जाएगा, 5 y जहाँ पे है वहाँ -3 रखा जाएगा, तो -3³ प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, इसको हल किया जाएगा, ये माइनस का घात जो विषम है तो माइनस आएगा, ठीक है। ये 3 3 के 9 3 27, तो 5 गुणे 27 हो जाएगा, और ये माइनस घात सम है तो प्लस आएगा, 3 3 के 9, 5 गुणे 9 माइनस, ये माइनस माइनस समान चिन्ह गुणनफल प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब इसमें ये देखा जाए तो इसका उसमें गुणा कर लें, तो 7 × 5 = 35 माइनस 7 × 5 = 35 और 5 × 10 और 3 13, फिर 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 18 में से 9 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 5 14, यहीं आगे लिख देते हैं, तो -135 और प्लस 9 5 14 को 4 4 1 5, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 5 में से 4 घटेगा 1 हो जाएगा, इसमें से ही घटेगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, -5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, और 13 में से 5 घटेगा 8 5 13, तो -81 ये शेषफल होगा, ठीक है। एक तो ये 60 में तरीका हो गया जो लास्ट में बताएं, उसके आधार पे इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका शेषफल ज्ञात करने का ये होता है। अब इसके अलावा क्या करेंगे, शेषफल प्राप्त करना है तो y ये भाजक है, ये भाज्य है, इसमें भाग करते हैं, 5y³ प्लस 5y² माइनस 6y माइनस 9, ठीक है, इसमें भाग करेंगे। तो देखिए भाग करने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें भाग करेंगे, पहले वाले 5y³ अपान y, तो अचर का अचर में करेंगे, पहले चिन्हों का भाग करते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों समान चिन्ह है, 1 का भाग करेंगे 5 में तो 5 बढ़ जाएगा, y से y³ में भाग करेंगे तो y² आ जाएगा, तो 5y²। अब इसका भी दोनों में गुणा करके यहाँ लिख देंगे, तो 5y³ इसका इसमें करेंगे तो प्लस 5 3 15 5 15y²। अब इसमें से घट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा, -15 प्लस 5y y² दोनों में है तो -10y²। अब दो पद यहाँ पे है तो यहाँ पे -6y डाल लिया जाएगा। अब इसमें भाग करिए, -10y² में भाग करेंगे y से, पहले वाले से, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका भाग करेंगे तो इसका प्लस है माइनस तो माइनस आएगा, 1 से भाग करेंगे 10 में तो 10 आएगा, y से y² में भाग करेंगे तो आधार समान है तो घात घट जाएगा, घातांक वाले में बताया था ऐसा, 2 में से घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो -10y हो जाएगा, तो यहाँ -10y हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, -10y का इसमें, तो यह हो जाएगा -10y² और माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 10 का 3 में गुणा करेंगे 30y हो जाएगा। अब ये समान चिन्ह है तो चूंकि घटाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस रहेगा आगे तो प्लस हो जाता है, तो ये ऐसे घट जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्लस 30 माइनस 6 तो कितना होगा, 30 में से 6 घटेगा तो 24 प्लस 24 और फिर -9 उतार लेंगे, ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे तो
24, फिर पहला पद जो है 24y है, इसमें भाग करेंगे y से तो 24 बचेगा, 24 और भाग जाएगा। इसके करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 24y माइनस 9, यहाँ 24y और इसका इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12 तो प्लस 12 और 3 दूना 6 और 1 7, घटाएंगे तो ये इसमें से घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 2 11 7 और 1 8 माइनस 81, यही इसमें भी आया था शेष पर। ठीक है, तो यहाँ छोड़ दे रहे हैं, माइनस 81 शेष पर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी इससे आसान वही होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हम भाग करना भी बता देंगे आपको। अब ये शेषफल प्रमेय से खंड हो गया। अभी क्या करना होगा आपको, इसमें बस याद रखना होगा कि अगर किसी कोई व्यंजक किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उसमें उसका शेषफल जो है 0 होगा। और तो 2 तरीके का प्रश्न है कि अगर गुणनखंड दिया है तो शेषफल पूछेगा कि किसी का मान निकालिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, और के किस मान के लिए एक प्रश्न दिया है, के किस मान के लिए m+2 यहाँ m-2 रहेगा, m-2 व्यंजक m² प्लस 5m m² माइनस 5m प्लस k का एक गुणनखंड है। के किस मान के लिए यह m-2 इसका एक गुणनखंड है, तो इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब इससे इसमें भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यही बताया गया है। तो m बराबर +2, ये -2 उधर जाएगा तो +2 रख देंगे उसमें व्यंजक में, तो m बराबर 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ m² -2 का वर्ग, सॉरी +2 का वर्ग, m की जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग -5 × 2 और प्लस k बराबर 0 रखने को शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0, इसमें से घट जाएगा तो -6 प्लस k बराबर 0, तो k इक्वल, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा तो +6, k इक्वल +6, यानी +6 के लिए यहाँ 6 रख कर ऐसे इसमें भाग कर दिया जाए तो कट के 0 हो जाएगा शेषफल, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल बनता है गुणनखंड का। गुणनखंड करने के लिए क्या होगा, तो कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा जिसकी सहायता से गुणनखंड होगा। जैसे a + b होल का वर्ग, ठीक है, तो a + b होल का वर्ग बराबर a² + 2ab + b²। अब देखिए ये गुणा है, इसका गुणनफल ये है, तो ये क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर में फैक्टर्स में ये दिया रहेगा क्वेश्चन, ये आपको लिखना होगा। इस फॉर्म में लिखना होगा, जैसे 2 का वर्ग, जैसे x² आ जाए और यहाँ पे +4² आ जाए, तो यहाँ लिखें 2 गुणे x इतना रहेगा, यानी 4x दिया रहेगा, इसको 4x, इसको लिखेंगे x² + 2 गुणे x प्लस 2 का वर्ग कर लें 2²। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, x² + 4x + 4, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इस फॉर्म में लिखने का मतलब a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो क्या हो जाएगा x + 2 होल का। तो ये उत्तर होगा, एक प्रश्न दिया रहेगा इस फॉर्म में, ये उत्तर होगा। ये देखो द्विघात व्यंजक है, द्विघात बहुपद है, इसका फैक्टर यह होगा। इसी तरह से a - b दिया रहेगा, a - b, ये फार्मूला आप पढ़े हैं, देखिए दिया रहेगा a² - 2ab + b², ये दिया रहेगा, तो ये आपको लिखना होगा। फिर a² - b² दिया रहेगा, यानी 2 यहाँ पे रहेगा, उसका घात 2, यहाँ पे कुछ भी रहेगा घात 2, तो जब रहेगा यहाँ माइनस होगा। इसमें आधार जो होगा इसमें एक बार घटा कर लिखते हैं और एक फैक्टर में जोड़ कर लिखते हैं, ये ध्यान रखना होगा। जैसे x² - 9, इसको हम लिखेंगे x² - 3² तो
यहाँ पे आधार जो x और 3 है, तो x माइनस 3 एक कोष्ठक में लिख लेंगे, अदर कोष्ठक में हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, यानी आधार को एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे तो उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग होना चाहिए, वर्ग के फॉर्म में होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये रहे, इसमें हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फैक्टर होगा इसका। यानी ये दिया रहेगा तो इतना लिख सकते हैं। फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया रहेगा। इसके अलावा भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस फॉर्म में दिया है, होल का वर्ग, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लिखने का इसका तरीका होगा, तीनों का वर्ग लिख देंगे, इसका वर्ग फिर इसका वर्ग फिर इसका वर्ग, फिर इन दोनों का गुणा करके दो का गुणा 2xy yz 2yz फिर xz, यानी इसका गुणा इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें, और सब में दो का गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, इसमें जो भी यहाँ साइन चेंज होगा तो ये साइन का गुणा भी इसमें साइन चेंज होगा, यहाँ सब प्लस से रहेगा। तो इस फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो उसको हम इतना लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। ठीक है, इसके अलावा a प्लस बी होल का क्यूब दे सकता है। एक और इसमें होता है एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें यह याद रखना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। जैसे x माइनस वाई होल का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल का क्यूब। अब इसको ये मान लें, इसको b इसको c, जो यहाँ पे a b c इसको मान लें, तो a बराबर x माइनस वाई, b बराबर y माइनस जेड और c बराबर z माइनस एक्स। अब तीनों को जोड़ दिया जाए, a प्लस बी प्लस सी लेफ्ट में आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या आएगा x माइनस एक्स कट जाएगा, y माइनस वाई इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इधर आएगा 0। यानी इसका मतलब ये तीनों का योगफल 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका खंड क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस वाई 3x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स। यानी इसका जो आधार है इसका गुणा करके 3 का इसके घात का गुणा कर देंगे तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। ये कुछ फार्मूला है जिसके आधार पर गुणनखंड होगा। ठीक है, और द्विघात बहुपद का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड किया जाता है, जैसे उसको भी बता दे रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 था, इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको भी यहाँ लिख लेंगे और इसको दो भागों में तोड़ते हैं। इसका जो दो भाग होगा, ठीक है, इसका दो भाग होगा 2x प्लस 2x। अब ऐसे दो भाग होंगे जिसका गुणनफल कितना है, तो गुणनफल किसका हो सकता है, 1 धन 3 का भी गुणनफल 4 होगा, योगफल 4 होगा, ये 2 धन 2 का भी योगफल 4 होगा। ठीक है, और फिर 1 धन 3 और 2 धन 2 ये हो रहा है, लेकिन इसका गुणनफल क्या हो रहा है, योगफल तो 4 होगा, 1 गुणे 3 का गुणनफल 3 आएगा और 2 गुणे 2 का गुणनफल 4 आएगा। तो गुणनफल भी 4 होना चाहिए और योगफल भी 4 होना चाहिए। तो इसमें केवल एक ही है, गुणनफल 4 और योगफल 4, 2 और 2 होना चाहिए, इसलिए 4x को हम 2x धन 2x लिखेंगे, जबकि इसको x और 3x भी लिख सकते हैं। 5x में से उसको घटाएंगे लेकिन गुणनफल 5 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, इसलिए केवल दो ही कंडीशन बनेगा। इसमें भी दोनों बातों को कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जैसे यहाँ किया है, योगफल भी 4 और गुणनफल भी 4। यहाँ योगफल तो 4 आ रहा है लेकिन गुणनफल क्या होगा, 4 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 4।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए इसको हम इतना लिखेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, x कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, ब्रैकेट में वही लिखते हैं, इससे भाग करो x आएगा, इससे इसमें भाग कर लो 2 आएगा। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे x आएगा, इसमें इसका भाग करेंगे 2 आएगा। ठीक है। अब इसमें 2 पद हो गया, इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, x+2 कॉमन लेंगे तो इसी से भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो x बचेगा, फिर यहाँ प्लस, इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 बचेगा, ये आएगा। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। तो यह जो है मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर इस तरह से गुणनखंड किया जाएगा। ठीक है। आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और उसके बाद जो है जो प्रश्न आपको नहीं आता है वह कमेंट ऑप्शन में लिखिए, जो भी समस्या होगा कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारा जो क्लास चलेगा उसकी सारी वीडियो आपको मिले और आप बेहतर ढंग से पढ़ सकें। किसी भी प्रकार की समस्या को या पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस चीज़ को कमेंट में लिखिए, फिर अगले क्लास में आप उस डाउट को जो है क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट क्वेश्चंस है उसको हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और 9616848484 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या ये समस्या है तो उसको व्हाट्सएप करेंगे, हम उसका सलूशन अगले क्लास में दे देंगे। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिए। धन्यवाद।